हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको इतिहास इतिहास क्लास 12th का चैप्टर 1 बताने जा रही हूँ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यू किया था एंड अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की कुछ विषय जो 12th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 1 इतिहास भाग 1 लेसन 1 का जो नाम है ईंटें मनके और अस्थियां। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे का जो फर्स्ट जो हमने 7 पॉइंट तक तो समझे थे, उसके बाद आता है मोहरे, बाट और मुद्रांकन। ये जो चीजें थी ये हड़प्पा सभ्यता में कैसी कैसी थी, मतलब किस तरीके से लोग मोहरों का, मुद्रांकन का और बाट का प्रयोग करते थे। ये जो पिक्चर दी गई है स्क्रीन पे, ये मोहरे हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे मिली है ना खुदाई में, वो इस तरीके से होती थी। जानवरों के चित्र हैं इसमें, हाथी के चित्र दिखाई दे रहे हैं। और मुद्रांकन मतलब स्टैम्प बोलते हैं कि मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से वो स्टैम्प लगाई जाती थी उसके ऊपर गुदा के, ताकि दिखाई उभर के चीजें दिख सके। और बाट का प्रयोग होता है चीजों को तोलने के लिए, सामान को तोलने के लिए होता था। तो ये आपको समझने के लिए मैंने पिक्चर्स लगाई हैं स्लाइड्स पे, तो आप देखिए कि आपको समझ आ रहा होगा कि बाट कैसे दिखते हैं थे, मोहरे कैसे दिखती थी और मुद्रांकन मतलब छपाई कैसी होती थी। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। मोहरे, लिपि तथा बाट। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, मोहरे और मुद्रांकन। कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ जो ये पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करवा रही हूँ वो आप कॉपी में लिखते जाइए और नोट्स बना लीजिए कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट है मोहरे, लिपि तथा बाट। मतलब मोहरे कैसे होती थी हड़प्पा सभ्यता में, लिपि कैसी होती थी। मोहरे तो मैंने आपको बताया, खुदाई में जब मोहरे मिली, जानवरों के चित्र मिले हैं और शिव भगवान के चित्र मिले हैं, इससे पता चलता है कि वो शिव भगवान की पूजा करते होंगे उस टाइम के लोग जो होते थे, हड़प्पाई लोग जो होते थे। लिपि क्या है, लिपि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि वो पढ़ी नहीं जा सकी है अब तक, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो लिपि होती है वो वर्णमाला होती है ना, स्वर व्यंजन आ ई ई जो भी होते हैं वो इस तरीके से नहीं लिखी गई है, बल्कि हम जो लोग लिखते हैं वर्णमाला को कैसे लिखते हैं, सीधे से उल्टे हाथ में, वो उल्टी तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं ना, और ये लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते थे। तो चलिए बताती हूँ मोहरे और मुद्रांकन। तो मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो क्या है ये मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग। मोहरे, लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकन यानी कि स्टैंप जो होती है ना, छपाई जो होती है, उसका प्रयोग किस लिए होता था, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। यानी कि इसका क्या मतलब है कि किसी जगह से हम व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते हैं, तो उसके लिए मोहरे प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे कि एक उदाहरण नीचे दिया गया है, सामान से भरा एक थैला। उदाहरण क्या है, सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया। उसका मुख जो ऊपर का हिस्सा होता है, मुख होता है, जिसे बांधते हैं हम, डोरी बांधते हैं, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो पता चल जाता था। यानी कि इसका क्या मतलब है कि सामान से भरा हुआ एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे और उसके रस्सी से उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, डोरी जो होती है, उसका मुंह जो होता है ऊपर से बांध देते थे थैले का, और गांठ बांध कर उसमें गीली मिट्टी चिपका देते थे और उसमें क्या होता था, मोहरों से दबाया जाता था, यानी कि स्टैंप लगा देते थे। तो कोई छेड़छाड़ अगर करता था, दूसरे जगह हम बेचते थे, थैले का व्यापार करते थे, तो क्या करता था, पता चल जाता था किसी ने छेड़छाड़ किया है नहीं, यानी कि वो बिगड़ जाती थी, जो स्टैंप का जो छपाई होती थी वो बिगड़ जाती थी, तो पता चल जाता था। चलिए आगे करते हैं।
और लिपि के बारे में क्या बताया गया हड़प्पा सभ्यता में, ये एक रहस्यमय लिपि है। क्या है रहस्यमय, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। बहुत कोशिश की वो क्या बोलते हैं, इतिहासकारों ने पढ़ने की कोशिश की, बहुत साल हो गए, पर अब तक कोई भी इसे पढ़ नहीं सका है, इस वजह से रहस्यमय लिपि कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि मिली है वह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। रहस्यमय लिपि इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से जो लिपि मिली है वह पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी। और यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। मैंने बताया ना आपको कैसे लिखी जाती है, दाई से बाई ओर लिखी गई है। यह लिपि वर्णमालीय नहीं है, मैंने वो बताया ना वर्णमालीय नहीं है, स्वर व्यंजन के तौर पर ये नहीं लिखी गई है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या काफी अधिक है। जैसे कि ये जो बताया गया है लेफ्ट से राइट, ये जो आजकल की जो लिपि है, वर्तमान लिपि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, ये पिक्चर में बताया हुआ है, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। और जो हड़प्पा लिपि है वो कैसे लिखते थे, लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ लिखते थे। तो ये आपको समझ आ गया। वर्तमान लिपि कैसे लिखी जाती थी, बाई से दाई और हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाई से बाई ओर। फिर नेक्स्ट आता है बाट। बाट कैसे थे, बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चट नामक एक धातु होती थी, उससे क्या बनाए जाते थे, बाट बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है ये बाट, बाट के बारे में। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग किस लिए होता था, आभूषणों और मटकों को तोलने के लिए किया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, आभूषणों और मटकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्ले भी बनाए जाते थे। तराजू के पल्ले बनाए जाते थे ताकि वजन तोला जा सके किसी भी सामान का। साथ साथ इसके नोट बनाते रहना, और आपको जो समझना है, कोई भी वर्ड या कोई कठिन लगे तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक रूपता, प्राचीन सत्ता, एक रूपता देखने को मिलती है हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में, मतलब पुरानी जो चीजें मिली है ना खुदाई में, उसमें एक रूपता देखने को मिलती है, यानी कि एक जैसी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि मृद भांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है ये चीज की एक रूपता देखने को मिलती है। मृद भांड बोलते हैं बर्तनों को, मोहरे स्टैम्प हो गई, बाट हो गई वही तोलने वाले छोटे बाट होते हैं ना, आज भी होते हैं, सब्जी वाले जो तोलते हैं उसे कहते हैं बाट। और ईंटों से स्पष्ट है कि एक रूपता होती थी। सेकंड पॉइंट आता है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। ईंटें जिसका उत्पादन नहीं होता था, क्या थी, समान अनुपात में, समान अनुपात की थी, जम्मू से गुजरात तक। ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। थर्ड आता है ईंटें बनाने और विशाल दीवार तथा जरूरतों के लिए श्रम संगठित किया गया था। ईंटें बनाने के लिए विशाल दीवारों चबूतरों के लिए श्रम संगठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि शासक कैसे थे, उस टाइम के जो शासक थे वो कैसे थे। ये जो स्टैम्प मिली है उसमें राजाओं की तस्वीरें मिली हैं, देखो जिसमें आपको दिखाई जगह जानवर भी हैं, तस्वीरें भी हैं। प्रसाद तथा शासक क्या आता है, प्रसाद तथा शासक। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी थी। क्या दी थी, प्रासाद की संज्ञा दी थी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। यानी कि प्रसाद शासक किसे कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। पुरातात्विक जो होते हैं मोहनजोदड़ो में जो विशाल भवन मिले हैं उन्हें प्रसाद कहते हैं, भवनों को।
हाँ जी, हो गया। एक पत्थर को पूरा एक पत्थर को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। यानी कि एक पत्थर को पुरोहित क्या कहते थे? राजा कहते थे। एक पत्थर को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। एक पत्थर था, मैंने आपको दिखाया, तो राजा की तस्वीर दिखाई, उसकी संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विक जो थे मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थी और यही समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बस एक या दो वीडियो और है, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।